हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल पॉवर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, आज हम बायोलॉजी के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपके हर बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। इसलिए हर प्रश्न को आप बारीकी से समझें और ध्यानपूर्वक पढ़ें। यह सभी प्रश्न भारत में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो को आप जरा भी स्किप ना करें क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आपको याद रखना है यकृत। यकृत है जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, कौन सी है? यकृत। क्या है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि? अगला देखते हैं। तो मैं आपको लास्ट में आपको पूछूंगा कि आपने 25 में से कितने प्रश्न सही किए। तो आप प्रश्न पढ़ने से पहले आप अपना जवाब सोच के रखें। ठीक है, तो लास्ट में आपको पूछूंगा कि 25 में से आपने कितने प्रश्न सही किए, तो आपका रिवीजन का पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगला सवाल है कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को एक बार फिर से कि मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है, तो आपको याद रखना है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। कौन सा हार्मोन? रिलैक्सिन। अगला देखते हैं कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तो आपको याद रखना है सेरिब्रम। ठीक है, सेरिब्रम है जिसमें मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम से होता है। किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम। ठीक है, गतियों का नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा होता है। अगला देखते हैं कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को एक बार फिर से कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, तो आपको याद रखना है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। कहाँ पर होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में क्या होता है? शरीर का तापक्रम नियंत्रित होता है। कहाँ पर? हाइपोथैलेमस। अगला देखते हैं कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को एक बार फिर से कि अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, तो आपको याद रखना है कूटपाद के कारण। ठीक है, या कूटपाद के द्वारा। अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है, तो आपको याद रखना है कूटपाद के द्वारा। अगला देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है टाइलिन। ठीक है, टाइलिन एंजाइम जो लार में पाया जाता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टाइलिन। अगला देखते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को एक बार फिर से कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वह कौन सी प्रक्रिया है, तो आपको बताना है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया है? श्वासोच्छ्वास। ठीक है, प्रक्रिया में है क्या कि जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है और छोड़ता है वह प्रक्रिया है श्वासोच्छ्वास। ठीक है, अगला देखते हैं कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को एक बार फिर से कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है, तो आपको याद रखना है ग्लूकोज का। ठीक है, ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है, तो आपको याद रखना है ग्लूकोज का। ठीक है, कौन उपयोग करता है? कोशिका। अगला देखते हैं कि किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को एक बार फिर से कि किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है, तो आपको याद रखना है विसरण। ठीक है, विसरण अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है। कौन सी अभिक्रिया? विसरण। अगला देखते हैं
कि श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को एक बार फिर से कि श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। तो आपको याद रखना है विघटन। ठीक है, विघटन होती है जो श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति विघटन कहलाती है या विघटन होती है। ठीक है, अब सेंटेंस पूरा पढ़े कि श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति विघटन होती है। ठीक है, विघटन होती है। अगला देखते हैं कि खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है। वापस से पढ़े प्रश्न को ध्यान से एक बार कि खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है। तो आपको याद रखना है कौन सा है, सुक्रोज। ठीक है, कौन सा है, सुक्रोज। अगला देखते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। ध्यान से पढ़े, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है, कितना होता है, 120/80। ठीक है, अगला देखते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। तो आपको झिल्ली बतानी है, बाहरी झिल्ली। तो आपको याद रखना है कौन सी है, ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर है जो मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली है। कौन सी है, ड्यूरामीटर। अगला देखते हैं कि मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है। मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, यानी कौन नियंत्रित करता है। तो आपको याद रखना है घ्राणेंद्रिय पाली। घ्राणेंद्रिय पाली जो मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, कौन करता है, घ्राणेंद्रिय पाली। अगला देखते हैं कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को एक बार फिर से कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो आपको याद रखना है सेरिब्रम। ठीक है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है। तो आपको याद रखना है सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या है, मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। अगला देखते हैं कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती या रहता है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को एक बार फिर से कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। तो आपको याद रखना है इंसुलिन के कारण। इंसुलिन के कारण रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है। किसके कारण, इंसुलिन के कारण। क्या होता है, रक्त की ग्लूकोज में मात्रा नियंत्रित रहती है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है, किसके कारण, इंसुलिन के कारण। अगला देखते हैं, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है। तो आपको याद रखना है एंजाइम। ऑक्सीजन क्या है, एंजाइम। ठीक है, अगला देखते हैं कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। जैव प्रक्रम के अंतर्गत कौन आता है। तो आपको याद रखना है पोषण आता है, उत्सर्जन आता है, श्वसन आता है, यानी कि आंसर हो जाएगा सभी। तो जैव उपक्रम के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो आपको याद रखना पोषण, उत्सर्जन, श्वसन, यानी कि आंसर है सभी। अगला देखते हैं कि गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को एक बार फिर से कि गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। तो आपको याद रखना है मृतजीवी के अंतर। ठीक है, मृतजीवी के अंतर्गत क्या आता है, गोबर छत्ता। ठीक है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है। तो आपको याद रखना है मृतजीवी के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं कि वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है, यानी कितना पाया जाता है CO2। तो आपको याद रखना है 0.3%। 0.03% क्या पाया जाता है वायुमंडल में, CO2। और सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, वो तो आपको पता ही होगा, नाइट्रोजन, जो 78% है लगभग। ठीक है, और वायुमंडल में सामान्यतः CO2 पाया जाता है। तो आपको याद रखना है 0.03%। अगला देखते हैं कि छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना है जियोकाइट्स। जियोकाइट्स किसे कहते हैं। तो आपको याद रखना है छाया में पनपने वाले पौधे जियोकाइट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जियोकाइट्स। अगला देखते हैं मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। ध्यान से पढ़े प्रश्न को एक बार फिर से कि
मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है? तो आपको याद ही होगा फेफड़ा। फेफड़ा है जो मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग है। कौन सा है? फेफड़ा। अगला देखते हैं कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? ध्यान से पढ़े प्रश्न को एक बार फिर से कि निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो आपको याद रखना है कौन सी बीमारी है। एक है टीबी और एक है निमोनिया, यानी आंसर हो जाएगा डी, बी और सी दोनों। ठीक है, एक है टीबी और निमोनिया। क्या है कि बीमारियां श्वसन तंत्र से संबंधित है। कौन सी बीमारी है? टीबी और निमोनिया। श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी, दो बीमारी को नाम लिखिए तो आपको याद रखना है टीबी और निमोनिया। ठीक है, अगला देखते हैं कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? ध्यान से पढ़े प्रश्न को एक बार फिर से कि उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन किसे कहते हैं? तो उच्च रक्तचाप की अवस्था को हाइपरटेंशन कहते हैं। अगला देखते हैं कि मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो आपको याद रखना है क्या है? मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो आपको याद रखना है अमोनिया। ठीक है, मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? तो आपको याद रखना है अमोनिया। अगला देखते हैं कि पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? ध्यान से पढ़े प्रश्न को एक बार फिर से कि पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो आपका उत्तर होगा वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो क्या है? पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? तो आपको याद रखना है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, अगला देखते हैं कि निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक का कहते हैं? निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? तो आपको याद रखना है पत्ती। पत्ती है जिसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं। अगला देखते हैं कि पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए, पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। ध्यान से पढ़े प्रश्न को एक बार फिर से कि पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। तो आपको याद रखना है रंध्र। रंध्र है जो पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। किस में रहते हैं? पौधों में। किस कारण? गैसों के आदान प्रदान के कारण क्या रहते हैं? रंध्र। अगला देखते हैं कि फेफड़ा का आकार होता है, फेफड़े का आकार होता है। तो आपको याद रखना है शंक्वाकार, यानी शंख के आकार का होता है। किसका आकार?